हेलो। जैसे कि आपको पता है कि हम इस सीरीज के माध्यम से जितने भी फिजिक्स के चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों के रिवीजन, नोट्स और फॉर्मूले रिवीजन सीरीज की बात कर रहे हैं। तो अपन इसमें सेंटर ऑफ मास के जितने भी फॉर्मूले एंड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंट लेमिनार्स के सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, लाइक कॉन, सॉलिड हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर, स्ट्रेट रोड एंड ट्रायंगुलर प्लेट, रिंग, डिस्क वगैरह सबके सेंटर ऑफ मास निकालना आपको लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं कि सेंटर ऑफ मास की मोशन के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो देखिए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये आज का टॉपिक है। इसके ऊपर उतनी सी बात करेंगे जिससे कि इस चैप्टर का अच्छी तरह से रिवीजन हो सके। तो फर्स्ट कंसेप्ट, जैसा कि अपन जानते हैं, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन या पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास RCOM वेक्टर इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 सो ऑन। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है। यदि मेरे से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की बात करना चाहिए तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर RCOM किस रेट से चेंज हो रहा है वही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। तो VCOM इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 सो ऑन आगे की तरफ चलता जाएगा, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मेरे से एक्सेलरेशन की बात करता है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा उसके बारे में बात करना चाहें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ACOM इज इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 शो ऑन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ से M1 प्लस M2 प्लस M3, ये पूरे सिस्टम का मास है, नेट मास, टोटल मास। इसको इधर ACOM से मल्टीप्लाई करता हूँ तो M टोटल इज इक्वल टू ACOM M1 A1 प्लस M2 A2, ये इस M1 वाले पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स है एंड F2 वाले पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स है। सो ऑन ऐसे से चलता जाएगा। तो यहां से कह सकता हूं मैं M टोटल इज इक्वल टू ACOM M टोटल इंटू ACOM इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 सो ऑन ऐसे से चलता जाएगा। तो ये सब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 को ले लेते हैं कि ये F नेट है, इस सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स। तो F नेट इज इक्वल टू M टोटल ACOM हो जाएगा। ठीक है, M टोटल इंटू ACOM के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना इस सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स हो जाएगा, ऐसे से देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स उस सिस्टम का टोटल मास इनटू उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सपोज करते हैं कोई भी इरेगुलर, कोई शेप का कोई पार्टी सिस्टम है, इस पर यदि मुझे इसका एक्सेलरेशन वगैरह सब कुछ करना है तो मैं इसके पूरे मास को इसके सेंटर ऑफ मास पर कंसिडर मान सकता हूँ M टोटल, एंड इसका एक्सेलरेशन मान सकता हूँ कितना फोर्स लग रहा होगा ACOM निकालेंगे तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, इसका टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे की तरफ नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है देखिए एक बार, इफ F नेट इज इक्वल टू 0, यदि F नेट
की वैल्यू जीरो हो जाती है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब यहाँ से दो केस बन जाएंगे, या तो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास v c o m कांस्टेंट हो, या फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो हो, v c o m जीरो हो, मींस सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर हो सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आगे बात करते हैं भी सेंटर ऑफ मास के रेस्ट पर है होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी तो यहाँ पर देखते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू जीरो होने का मतलब ए सी ओ एम इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देखिए ए सी ओ एम जीरो है, इसका मतलब वी सी ओ एम कॉन्स्टेंट होगा। वी सी ओ एम कॉन्स्टेंट होने का मतलब सभी पार्टिकल हैं उनके मोमेंटम, नेट मोमेंटम होगा वह कांस्टेंट होगा। कैसे? जैसे कि मैं बात करना चाहूँ m1 v1 प्लस m2 v2 वेक्टर के साथ प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये किसके अंदर रहेगा? ये है इसमें सेंटर ऑफ मास एट अ कॉन्स्टेंट। इसको आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी इसका यूज कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे इसके बारे में देखते हैं। सबसे बात करता हूं कि एफ नेट जीरो वाली कंडीशन सपोज करते हैं पूरे सिस्टम पर भी जीरो हो सकता है। देखते हैं, सपोज करते हैं दो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बताऊंगा, दो चार्ज Q एंड माइनस Q, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे तो जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स इस पर लगेगा। तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर फॉर्म में, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग रहेगी। यदि पूरे सिस्टम पर बात करना चाहूँ पूरे नेट फोर्स की, तो पूरे सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू F12 प्लस F21, इसकी वैल्यू जाएगी कितनी? जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहां पर देख सकता हूं F नेट इज इक्वल टू जीरो के बराबर हो जाएगा। A1 नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पर देख सकते हैं क्या A1 की वैल्यू है वो जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि A1 पर फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू जीरो नहीं है, बट A2 भी जीरो नहीं है, बट पूरे सिस्टम का सेंटर मास जो है वह जीरो है। क्यों? क्योंकि इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। और यह कह सकता हूं कि दोनों पर लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम जीरो है। ठीक है, इसके बारे में बात कर ली। इन सभी चीजों को अच्छी तरह से याद कीजिएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इसमें विशेष तौर पर इसको पूरे सिस्टम पर बात करना चाहूँ, पूरे सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स इसमें जीरो है, तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, या फिर उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है ना, सभी का। नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं, इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मस्ट बी जीरो। एकदम सही बात है, जैसे कि नेट फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, यहां पर बात कर लिया अपन ने। आगे की तरफ बात करते हैं, बट A1 A2 A3 में और में नॉट बी जीरो। एकदम सही बात है, यदि सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो है वह जीरो होगा, जैसे कि यहां पर है। बट A1 A2 एंड A3 मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो देन VCOM रिमेन्स कांस्टेंट। बट एकदम सही बात है कि सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो VCOM कांस्टेंट होगा। यह आवश्यक नहीं है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर भी हो सकता है। ठीक है, तो एकदम सही भी हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव भी कर सकता है, या फिर और COM रेस्ट पर भी हो सकता है। ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं, बट V1 V2 V3 में और में नॉट बी कांस्टेंट। एकदम सही बात है, ऐसा भी अपन कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। मतलब स्टेटमेंट कैसा कहना चाह रहा हूं मैं आपसे
इसके हिसाब से यहाँ से एकदम स्टेटमेंट ट्रू है। यदि सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो VCOM रिमेन्स कांस्टेंट होगा, बट V1 और V2 में और मे नॉट भी कांस्टेंट, जैसा कि यहाँ पर बात कर दी इसका मोमेंटम कंजर्व वाली बात है। ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0 देन काइनेटिक एनर्जी ऑन द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यदि नेट फोर्स सिस्टम का 0 है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, जो कि गलत बात है। ऐसा बिकॉज क्यों? काइनेटिक एनर्जी में चेंज ड्यू टू इंटरनल वर्क डन। जो इंटरनल वर्क डन होगी उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में देखते हैं एक बार। सपोज करते हैं सिस्टम का m1 मास है जिसकी वेलोसिटी या फिर स्पीड v1 है, एंड अनदर मास m2 है जिसकी स्पीड v2 है। यदि मुझे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे कि मैं सिस्टम का जो भी दे रखा है उसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालूंगा VCOM, और ऐसा कर देंगे कि m टोटल m1 प्लस m2 करके एंड VCOM का स्क्वायर कर देंगे, एकदम गलत होगा। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, जो कि गलत है एकदम। तो कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी या फिर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी? इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगा। तो कैसे होगी काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर, सो ऑन, ऐसे कैसे चलता जाएगा। ठीक है, इफ ये तो अब ऐसे कैसे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे कि ऐसे कभी भी नहीं निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, ऐसा करना गलत होगा, एकदम ऐसा करना सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की पर मूव करते हैं। इफ एफ नेट ऑन सिस्टम इज 0 देन ACOM इज 0, VCOM कांस्टेंट हो सकता है, बट स्पेशल केस की मैं आपसे बात करना चाहूं कि VCOM 0, if VCOM is equal to 0 then RCOM कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट पर, मतलब RCOM में चेंज कितना रहेगा? 0 होगा, तो R की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इससे ये होता है कि सेंटर ऑफ मास किस पर आ जाएगा? सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट पर होगा। ठीक है, अगली लाइन की बात करना चाहूं, इफ COM इज एट रेस्ट, यदि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, देन मोमेंटम इज कंजर्व्ड, देन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। क्या कहना चाह रहा हूं? इफ सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो मोमेंटम इज कंजर्व होगा, एकदम सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। बट इसका वॉइस वर्सा एकदम फॉल्स है। मतलब यदि उसका सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम या फिर सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको विशेष तौर पर सही ढंग से याद रखिए। ठीक है, अब आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन से सेंटर ऑफ मास पर आधारित, उनके बारे में बात। जैसा कि अपने सेंटर ऑफ मास की मोशन के बारे में स्टडी की, उस पर हमने बताया कि सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला नेट फोर्स यदि 0 है तो उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। फिर एक स्पेशल केस के बारे में बात की, यदि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन COM एट रेस्ट इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, क्या दे रखा है? फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक व्हेन बॉय रीच द अदर एंड।
ये कोई प्लांक है जो फ्रिक्शनलेस ट्रैक पर रखा हुआ है। इस सरफेस का फ्रिक्शन कितना दिया गया है, इस वाले सरफेस का फ्रिक्शन दिया गया है 0 जिस पर रखा हुआ है। ठीक है, एक बोई है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है जिसका वेट है 40 केजी एंड इस प्लांक का वेट है 100 केजी। ठीक है, ये बोई इस वाली साइड में मूव करना स्टार्ट करता है तो इस प्लांक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए एक बार इस सिस्टम को यदि मैं इस बोई प्लस इस प्लांक दोनों को सिस्टम लेके चलता हूं तो इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो सिस्टम पर देखो एफ नेट की वैल्यू कितनी है 0, तो ACOM कितना होगा 0 होगा, ACOM 0 होगा और सिस्टम पहले से मूव भी नहीं कर रहा तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होगी तो XCOM इज एट रेस्ट, मतलब सेंटर ऑफ मास चेंज इन से लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी। ठीक है, कांस्टेंट होगी तो मास मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा तो m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आप सीधी सी बात से बोलना चाह रहा हूं कि डेल्टा XCOM की वैल्यू 0 होगी। डेल्टा XCOM को कैसे लिखेंगे मुझे बताओ एक बार, m1 डेल्टा m1 x1 प्लस m2 x2 माइनस सॉरी m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई ऐसा, ये 0 के बराबर है। यहां से करेंगे तो m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू माइनस m2 डेल्टा x2। मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना चाहिए तो डेल्टा x1 चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ मास 1 एंड चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ मास 2। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना चाहिए तो ये m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू m2 डेल्टा x2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। सपोज करते हैं कि इन दोनों के बीच में लगने वाले इंटरनल फोर्स की वजह से इस आदमी पर लगने वाले फ्रिक्शन ने इसको प्लांक को इस वाले साइड में पुश किया होगा एंड आदमी इस वाले साइड मूव किया होगा। ठीक है, सपोज करते हैं जो प्लांक है वो प्लांक किधर आ गया, प्लांक इस इनिशियल इस एंड से एक्स इधर शिफ्ट हो गया एंड मैन तब तक इस वाले पर रीच किया हुआ, मतलब जब आदमी इस वाले एंड पर पहुंचा होगा तब तक प्लांक इस वाले साइड मूव कर गया। तो देखते हैं एक बार प्लांक कितना मूव किया इसके रेस्पेक्ट में, प्लांक मूव किया एक्स एंड मैन कितना मूव किया इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में, यहां से 10 माइनस एक्स, इतनी सी डिस्टेंस कितनी होगी 10 माइनस एक्स, तो वही लगाते हैं m1 इज इक्वल टू m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। m1 कितना दे रखा है, मैन का मास 40, मैन कितना मूव किया x1 की बात करना चाहूं तो 10 माइनस एक्स एंड m2 कितना है 100 एंड प्लांक कितना मूव किया x मूव किया तो 40 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 एक्स, इससे एक कैंसिल आउट हो गया आपस में सॉल्यूशन करने के बाद। जो प्लांक का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, प्लांक का डिस्प्लेसमेंट यहां से 20/7 के इक्वल आ गया। ठीक है, ऐसे से सारे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए एक बार इधर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट व्हेन मैन मूव टू सेंटर ऑफ मास ऑफ बोट। मतलब ऐसा कहना चाह रहा हूं मैं आपसे इस क्वेश्चन में कि जो ये वाला मैन है ये बोट के सेंटर ऑफ मास पर पहुंच जाता है तब उस टाइम पर बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा। तो बोट 10 केजी की तो बोट का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, यहां से 5 पर होगा। जब ये आदमी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस मूव कर गया होगा बोट के ऊपर तो बोट कितना डिस्प्लेसमेंट रही होगी, वही m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, कोई भी इंटरनल फोर्स नहीं है। तो देखिए एक बार सपोज करते हैं कि जब ये आदमी इसके बोट के सेंटर पर पहुंचा होगा तो इस आदमी ने इस बोट को इधर पुश किया होगा तो ये बोट इस एंड से कितनी एक्स इधर आ गई तो आदमी कितना डिस्प्लेस हुआ इस एंड के रेस्पेक्ट में इसके सेंटर पर पहुंचने के लिए इतनी सी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा। यहां से देख सकते हैं कि टोटल जब आदमी इस वाले एंड पर था यहाँ पर
और ये आदमी इस इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में कितना मूव कर गया, ये इतना सा ये कर गया 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। m1 की वैल्यू, आदमी की वैल्यू कितनी है, मास 40 ब्रैकेट क्लोज, 5 माइनस एक्स आदमी का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू m2 प्लांक का मास 10 एंड x2 x के बराबर है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ से जो x की वैल्यू आई आफ्टर कैलकुलेशन इट इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है, इतनी होगी। अब आगे की तरफ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कोई प्लांक है 10 kg का, ठीक है, इसकी लेंथ है 10 मीटर, ठीक है। इसके ऊपर दो मैन है, ए 60 kg का इस वाले एंड पर खड़ा हुआ है एंड बी 40 kg का है जो इस वाले एंड पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट व्हेन बोथ मैन मीट एट सेंटर। मतलब दोनों आदमी इस बोट के सेंटर पर मीट करते हैं तो यह बोट कितना डिस्प्लेस हुई होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक बार किसी के भी रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। सपोज करते हैं इस वाले एंड के रेस्पेक्ट में ग्राउंड से बैठ के देखा, जब ये दोनों आदमी सेंटर पर पहुंचे होंगे तो ये वाली बोट मान के चलता हूं इस वाली डायरेक्शन में एक शिफ्ट होगी, जैसा कि यहाँ पर शो किया हुआ है, ठीक है। एंड अब ये इस बोट का सेंटर यहाँ पर आ चुका सेंटर, तो ये पहला वाला आदमी इस एंड के रेस्पेक्ट में कितना चला, इस एंड के रेस्पेक्ट में ये चला 5 माइनस एक्स, एंड ये वाला आदमी इस एंड से कितना चला, ये वाला आदमी इस एंड से चला 5 प्लस एक्स, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, देखना चाहें ये तो लेफ्ट चला होगा ये राइट चला होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको नेगेटिव साइन वाला, ठीक है। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो m1 x1 लेफ्ट साइड इज इक्वल टू m2 x2 राइट साइड, m1 x1 लेफ्ट साइड इज इक्वल टू m2 x2 राइट साइड। अब देखिए एक बार m1 की मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, m1 कितना है, किसी को भी m1 ले लेते हैं, मैं मान के चलता हूँ m1 ये है यहाँ पर 40, कितना चला इसका m1 5 प्लस एक्स, ठीक है। बोट भी किस साइड चली, इस साइड मूव की बोट 10x इज इक्वल टू, या फिर कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास का जितना डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में हुआ उतना ही डिस्प्लेसमेंट सेंटर मास का किस साइड हो गया, राइट साइड हो गया। तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर ही रहेगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड कितना हुआ 45 प्लस एक्स प्लस 10 इसका प्लांक का 65 माइनस एक्स इस वाले मैन का, आफ्टर कैलकुलेशन x इज इक्वल टू 10/5 हो गया। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे की तरफ मूव करते हैं, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा वन डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पर कैसे करेंगे देखिए एक बार, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट इन वन डायरेक्शन, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बीड व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। देखिए इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, इनिशियल कंडीशन बात की गई है कि यहाँ पर एक बीड बंधा हुआ है, यहाँ पर इससे एक स्ट्रिंग से और एम मास के ब्लॉक से ये स्ट्रिंग बंधी हुई है जिसकी, और इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दे रखी है, एल लेंथ दे रखी है, ठीक है। जैसे ही मैं इस वाले एम मास को यहाँ से रिलीज करेंगे तो मास ऐसे कैसे आएगा, और ये जब स्ट्रिंग वर्टिकल हो चुकी होगी तो ये बीड कितना डिस्प्लेस हो चुका हो उसके बारे में बात करना चाहूंगा, इस वाले डायरेक्शन में कितना खिसक गया होगा, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं बात करना चाहूं इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में बात करना चाह रहा हूं मैं, तो एक्स डायरेक्शन में इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो रहेगा रेस्ट पर रहेगा, ठीक है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बट सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में वो क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, या फिर कह सकता हूं मैं रेस्ट पर रहेगा, ठीक है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं भाई, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। सपोज करते हैं जब ये ब्लॉक वर्टिकल हुआ होगा
उस टाइम पर ये बीड इस वाले साइड में x मूव कर गया होगा और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस वाले साइड में l माइनस एक्स, ठीक है, l माइनस एक्स ब्लॉक इधर आ गया तो वही m1 x1 m इस ब्लॉक का मास है, इस सॉरी बीड का मास है, x इज इक्वल टू m इस ब्लॉक का मास है, l माइनस एक्स ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, x की वैल्यू इतनी निकल के आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई भी यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जीवाश्म सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, रेस्ट पर रहेगा, ठीक है। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन की बात करना चाहें तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप जैसे यहाँ पर अटेम्प्ट किया है वैसे वैसे इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वही m1 x1 m2 x2 के बराबर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर। सपोज फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट व्हेन ब्लॉक कम्स टू रेस्ट। इनिशियल कंडीशन दी गई है, ये रेड कलर का डायग्राम, कि ब्लॉक एक 37 डिग्री के इंक्लाइन वेज पर जिसका मास है 4 kg पर यहाँ पर रखा हुआ है, ब्लॉक को रिलीज किया जाता है तो ब्लॉक इस वाले साइड आएगा तो ये वेज इस वाले साइड जाएगा, ठीक है। जब ये ब्लॉक बॉटम पर आ गया होगा, यहाँ पर पहुंच गया होगा, यहाँ पर, उस टाइम पर इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक पीछे की तरफ जाएगा, ब्लॉक कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा। देखिए एक बार सपोज करते हैं जब ब्लॉक इसके बॉटम पर पहुंचा होगा यहाँ पर, तो जो वेज है ये वाला एंड है वो x डिस्प्लेसमेंट होगा इसका x, तो ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना सा, कितना कह सकता हूं मैं, ये x ये वाला इधर आ गया तो बचा कितना 10 माइनस एक्स, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वही लगाते हैं m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, 1 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, एक्स की वैल्यू आई 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप इस रिंग वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोमेंटम कंजर्वेशन पर आधारित क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कि सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो अपन जानते हैं कि सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर एक 3 kg का कोई स्फीयर है, 3 kg का पूरा स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं, ये 3 kg का स्फीयर है, ठीक है, जो राइट साइड में या फिर एक्स एक्सिस के अलोंग 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, एंड ये स्फीयर एक्सप्लोजन होता है स्फीयर का 3 इक्वल मासेस में, एक 1 kg का मास, एक 1 kg का मास है, एक 1 kg का मास ये है, ठीक है। ये इस 1 kg वाले मास का राइट साइड में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड, एंड जो ये 1 kg का मास है इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। तो जो थर्ड फ्रेगमेंट है इसका, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी इसके बारे में बात की गई है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसा एयर के अंदर हवाई बॉम्ब के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कैसे। सपोज करते हैं कोई भी पार्टिकल है जिसको मैंने थीटा एंगल से यू वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल कर दें यहाँ से, ठीक है। तो ये ऐसे से मूव करेगा, जब ये हाईएस्ट अपनी ट्रेजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो इसका एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन होते ही ये 2 फ्रेगमेंट के अंदर ब्रेक होगा, एक फ्रेगमेंट इस वाले डायरेक्शन में जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ठीक है। जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन ऐसा था, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन इन ऑल डायरेक्शन। देखते हैं एक बार यहाँ पर कैसे, मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल डायरेक्शन just before explosion and just after explosion because during explosion magnitude of internal force is very large as compared to mg। mg की तुलना में जो इस पर लगने वाला जो इंटरनल फोर्स होंगे जिसकी वजह से इसका एक्सप्लोजन होगा, उनकी वैल्यू क्या रहेगी, बहुत ही ज्यादा लार्ज है, जिस इसका एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है। तो इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा
इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस के अंदर इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के अलोंग, अलोंग एक्स डायरेक्शन। देखते हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन। पी इनिशियल, पूरे सिस्टम की बात करना चाहूंगा मैं अलोंग एक्स डायरेक्शन। पी इनिशियल ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू पी फाइनल ऑफ सिस्टम। पी इनिशियल कितना हो जाएगा, पी इनिशियल हो जाएगा एम टोटल बोले 3 kg का मास इंटू V1 U1 इनिशियल इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 सो ऑन एक्स डायरेक्शन का लो। तो देखिए एक बार 3 kg का मास है, 5 से मूव कर रहा है, तो 3 इंटू 5 15 आई कैप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है इज इक्वल टू ये वाला 10 kg का मास है, सॉरी 1 kg का मास 10 मीटर पर सेकंड से आफ्टर एक्सप्लोजन इस वाले डायरेक्शन में मूव किया, तो 1 इंटू 10 10 आई कैप प्लस इस वाले फ्रेगमेंट्स की बात कर रहा हूं तो 1 इंटू वी एक्स आई कैप। सपोज करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो आफ्टर कैलकुलेशंस इस थर्ड फ्रेगमेंट्स की वेलोसिटी कितनी है, एक्स कंपोनेंट इसका 5 मीटर पर सेकंड आ गया जो कि इस डायरेक्शन में आया। ठीक है, इतना हो गया जो यहाँ पर निकाला एक्स कंपोनेंट्स ऑफ थर्ड फ्रेगमेंट्स। एंड इसका वाई डायरेक्शन में भी जो है मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो वाई डायरेक्शन में लगाने पर मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी पूरे सिस्टम की, 0 थी, तो इनिशियल कंपोनेंट्स, इनिशियल मोमेंटम है वाई डायरेक्शन में वो 0 हो जाएगा। देखिए एक बार इधर, अब वाई डायरेक्शन में आफ्टर एक्सप्लोजन जो 1 kg का ये वाला कंपोनेंट है, 1 kg का ये वाला फ्रेगमेंट है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1 तो इसका मास -5 जे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाइड में जा रहा है, प्लस 1 इंटू वी वाई जे के, इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले फ्रेगमेंट्स की। सपोज करते हैं वी वाई वेलोसिटी हो जाती है आफ्टर एक्सप्लोजन, तो वी वाई इज इक्वल टू कितना गया, वी वाई इज इक्वल टू 5 जे आ गया। तो इसे देखना चाहिए तो कैसे थर्ड फ्रेगमेंट्स कैसे मूव कर रहा होगा, ये मूव कर रहा होगा 5 से इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, एंड 5 मीटर पर सेकंड से इस वाले साइड मूव कर रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं कहीं इस वाले साइड आएगा जो कितना हो जाएगा 5√2 के बराबर हो जाएगा। तो थर्ड फ्रेगमेंट्स की जो वेलोसिटी आएगी वो 5√2 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन वही 2 kg का कोई ब्लॉक है या फिर कोई भी स्पेयर हो सकता है, इसका एक्सप्लोजन होता है 2 सिमिलर मास 1 kg एंड 1 kg में, एंड ये इनिशियली मूव कर रहा था 10 kg का जो ब्लॉक था, इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से राइट साइड में मूव कर रहा था। एक्सप्लोजन हुआ तो जो 1 kg का मास है राइट साइड में 25 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, एंड नेक्स्ट 1 kg था वो लेफ्ट साइड में v मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो इस v की वेलोसिटी क्या होगी, पूरे सिस्टम पर मोमेंटम कंजर्व लगाता हूँ अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो p इनिशियल 2 इंटू 10 तो p इनिशियल हो जाएगा, एंड पी फाइनल की बात करना चाहूँ इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम 1 इंटू वी प्लस 1 इंटू 25, यहाँ से v इज इक्वल कितना गया, v इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड आ गया, जो माइनस किस बात को शो कर रहा है किस इसकी वेलोसिटी लेफ्ट साइड में होगी। ठीक है, तो ये एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, यहाँ पर मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ क्वेश्चन है जिनको ही मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जो कि कॉन्सेप्ट वाइज है। ठीक है, अब आगे की तरफ मूव करते हैं बुलेट प्रॉब्लम्स की। बुलेट प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे कैसे नहीं करेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। फिर ट्रॉली वाली प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक बार देख लेते हैं बुलेट प्रॉब्लम्स क्या है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। सपोज करते हैं ये कोई 2 kg का कोई वुडन बॉक्स है जो एक सरफेस पर रखा हुआ है जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.5, तो उस पर लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन 5 हो सकता है। एक बुलेट है जिसका मास 1 kg है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, जो इस पर
इसको हिट करती है। देखिए एक बार, फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इस पर एम्बेडेड होने के बाद, फाइंड आउट द डिस्टेंस वेयर टोटल मास विल स्टॉप। ठीक है, तो आइए इसको अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं एक बार कैसे। जस्ट बिफोर कोलिजन, अब देखो एक बार पूरे सिस्टम की बात करना चाहूंगा, पूरे सिस्टम पर, तो पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0। फ्रिक्शन यहाँ पर इंटरनल होगा। तो देखिए एक बार, पूरे सिस्टम पर बुलेट प्लस इस ब्लॉक पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व होगा। इसका इसका मोमेंटम क्या रहेगा, मोमेंटम इसका कंजर्व होगा। तो बात करते हैं, देखते हैं एक बार। जस्ट बिफोर मोमेंटम, ब्लॉक तो मेरा रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी तो 0 है। तो ई मोशन पे 1 इंटू 10 इज इक्वल टू, ये इसमें एंटर हो जाता है, तो 1 तो इसका बुलेट का मास एंड 2 इसका मास, 3 kg हो गया। 3 इंटू वी, जो वी है यहाँ पर, वी इज इक्वल टू कितना हो गया, वी इज इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, समझने के बाद वी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब बुलेट इसके अंदर मूव क्या नाम से हिट कर गई होगी इसको, तो बुलेट प्लस जो ब्लॉक है 2 + 1 kg का मास 3 मीटर पर 10/3 मीटर पर सेकेंड से राइट साइड की तरफ मूव कर रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द डिस्टेंस वेयर द टोटल मास स्टॉप। टोटल मास स्टॉप हो जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन निकालोगे, टोटल मास का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो आराम से। कितना होगा कितना नहीं होगा, एफ इज इक्वल टू ml लगा के यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालोगे और थर्ड इक्वेशन का यूज करोगे, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर स्प्रिंग मास सिस्टम है 2 kg का, इसको स्प्रिंग से अटैच करते हैं, इसका 10 ये है, म्यू की वैल्यू दी गई है एंड स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन 2 मीटर हो सकता है जब बुलेट इसमें हिट करेगी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे सिस्टम पर, जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व। जस्ट बिफोर कोलिजन बुलेट की स्पीड है v0, जस्ट आफ्टर कोलिजन बोले तो बुलेट इसके अंदर जाकर एम्बेडेड होगी। 1 kg बुलेट का मास, 2 kg ब्लॉक का मास, तो टोटल मास 3 kg और वो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो 3 इंटू वी, तो v इज इक्वल टू कितना, v0/3 के इक्वल हो गया। जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर कोलिजन की बात करना चाहूंगा। ठीक है, तो क्या पूछा गया था इसके अंदर, ठीक है, अब इस v0 की वैल्यू क्या होगी, सारे डाटा दिए गए। अब मुझे क्या करना है, वर्क अप्लाइड वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम बी टू सी, इसमें बी टू सी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि क्यों फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा मैक्सिमम कंप्रेशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी पूरे सिस्टम की। यू इनिशियल 0 इसी क्यों, क्योंकि स्प्रिंग रिलैक्स कंडीशन में यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा। यहाँ से आराम से वी नोट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, क्या देखना चाहेंगे, देखिए एक बार इधर देखिए, के इनिशियल की बात करना चाहूं मैं, तो ये जो बुलेट है वो 10√3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। देखिए एक बार यहाँ पर बुलेट 10√3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है v0, नहीं न्यू क्वेश्चन है। एक बुलेट है जो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है 2 kg के ब्लॉक से जाकर 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है 2 kg के ब्लॉक से जाकर हिट करती है। आफ्टर कोलिजन इस सिस्टम की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है बुलेट इसमें एम्बेडेड होने के बाद। तो के इनिशियल कितना हो गया, 450 जूल, के फाइनल 150 जूल हो गया। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्व नहीं है यहाँ पर, एनर्जी कंजर्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड फ्रॉम ए टू सी। इस वाले क्वेश्चन में भी ए से लेकर सी तक एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाइड नहीं कर सकते, सिंस देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट बिकॉज फ्रिक्शन इज प्रेजेंट ड्यूरिंग कोलिजन। मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन इज कंजर्व्ड
बट काइनेटिक एनर्जी मे नॉट बी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। आइए आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्रॉली प्रॉब्लम्स, तो इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।